कहानियों की श्रृंखला में अपने सभी मित्रों का एक बार पुनः मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष उषा राजे सक्सेना की कहानी यात्रा में लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि यूके की पृष्ठभूमि पर रची गई है। यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी यात्रा में। क्या पिता बनने के लिए पत्नी का होना आवश्यक है? कहकर वह हल्का सा हंसा। इस बार ठहाका उतना उन्मुक्त नहीं था। मुझे लगा मैंने शायद कहीं गहरे में उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था और मैं अनायास ही स्वयं पर झल्ला उठी। युवक को सहज करने के ख्याल से मैंने विषय वस्तु को सावधानी से बदलते हुए कहा, एक लंबी अवधि के बाद भारत जाना हो रहा है, अतः बहुत भावुक उठी हूँ। उत्साह के कारण मैं अपनी सीमाओं को लांघ गई हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा सामान पैक कर लाई हूँ। कृपया मुझे क्षमा करना। मेरा सामान चेक हो चुका था। मैंने टिकट और बोर्डिंग कार्ड दोनों ही अपने कंधे पर लटके बैग के बाईं तरफ वाले जिप पॉकेट में रखे और झुककर अपने साथ ले जाने वाले हाथ के सामान को उठाने ही वाली थी कि काउंटर पर खड़ी लड़की की गिद्ध सी तेज आंखों ने मेरे ओवरनाइट बैग को देख लिया। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, वह अत्यंत रसहीन एवं तीक्ष्ण स्वर में बोली, देखिए, एक टिकट पर केवल 20 किलो सामान ही जा सकता है। आपने पहले ही 25 किलो सामान अंदर भेज दिया है और अब आपके पास इतना बड़ा ओवरनाइट बैग भी है। आपको इसे डिक्लेयर करना चाहिए था। आप इसे अंदर नहीं ले जा सकती हैं और यदि आप इसे ले ही जाना चाहती हैं तो मैं इसे तौल देती हूँ। अधिक भार का भुगतान आप वीज़ा कार्ड से कर सकती हैं। मुझे पसीना आ गया। अपने बचाव में मैं कुछ कहने ही जा रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, वाई आर यू हैसलिंग द लेडी, शी इज़ विद अस। मेरे पास कोई लगेज नहीं है। कहते हुए इसने 2 पासपोर्ट और 2 टिकट काउंटर पर रख दिए। फिर दाहिने हाथ से 2 बैग उठाते हुए बाएं हाथ से मेरे कंधे को हल्का सा दबाव देते हुए वह मुस्कुराया। मैं कुछ आश्वस्त, कुछ चकित, नम आँखों से उसे अपनी आंसुओं को रोकती हुई उसकी मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराई। मैं कृतज्ञ वहीं खड़ी उस सुदर्शन युवक को निहारती, उसके चेक इन के समाप्ति का इंतज़ार करती। उस युवक ने मेरा ओवरनाइट बैग अपने दाहिने हाथ में उठा लिया। मैं उसे मना ही करती रही, यहाँ तक कहा कि मैं अपने काम अपने आप ही करना चाहती हूँ। यह मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। युवक एक पल रुका, फिर आदर से मेरी ओर देखते हुए बोला, यदि आपके साथ आपका बेटा होता और वह आपका सामान उठा लेता तो क्या आप यही सब कुछ उससे भी कहती? हाँ, यही सब कहती, पर ओ माँ कहता हुआ वह भी सामान उठा ही लेता। मैंने सरस हास के साथ कहा, फिर वही तो मैंने भी किया है। और उसने उन्मुक्त ठहाका लगाते हुए पास खड़ी उस 6 वर्ष की गहरे भूरे बालों और उसी रंग की मृग शावक सी बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की का हाथ पकड़ा, जो सुरक्षा एक्सरे मशीन के पास खड़ी विस्मित सी वहाँ होने वाली कार्रवाई का निरीक्षण कर रही थी। ऋचा, तुम्हारा बैकपैक कहाँ है? लाओ, उस पर केबिन पास लगा दूँ। बच्ची थिरकती हुई पलटी और अपनी नन्ही सी पीठ पर टंगे बनी बैग को उसने आगे कर दिया। कितना पावन और पुनीत नाम है ऋचा। कितनी प्यारी बच्ची है, गोरी चिट्टी, बिल्कुल मेम सी। यह मेरी बेटी ऋचा है। हम दोनों छुट्टी मनाने 2 सप्ताह के लिए रोमानिया जा रहे हैं। उसने प्यार से बेटी का कंधा थपथपाया। रोमानिया नहीं डैडी, हम तो बुखारेस्ट जाएंगे। उसने युवक का हाथ पकड़कर उससे झूलते हुए अंग्रेजी में कहा, ओके बेटे, हम बुखारेस्ट ही तो जा रहे हैं। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है ना, जैसे लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। कहते हुए उसने उसके कमर को बाएं हाथ में लपेट लिया। ओ तो अच्छा, आप बाप बेटियां छुट्टियां मनाने जा रहे हैं रोमानिया। पत्नी को कहाँ छोड़ा है? वह क्या छुट्टी मनाने नहीं जाएगी? मैंने हंसते हुए कहा। देखकर ही लग रहा था कि युवक उच्च समृद्ध वर्ग से संबंधित है। जहाँ पति पत्नी दोनों ही हाई फाई जॉब करते हैं, वहाँ कई बार उन्हें एक साथ छुट्टी नहीं मिल पाती, तो वह अकेले भी छुट्टियाँ मनाने किसी गर्म मुल्क चले जाते हैं। क्या पिता बनने के लिए पत्नी का होना आवश्यक है? कहकर वह हल्का सा हंसा।
अरे नहीं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैंने मन में सोचा, कितना संवेदनशील युवक है। वैसे आज का युवक वर्ग तो व्यवहारिकता के नाम पर संवेदना को तलाक दे बैठा है। बातचीत करते, सीढ़ियाँ चढ़ते हम लोग हीथ्रो एयरपोर्ट के अंतिम चेकआउट पर पहुंच चुके थे। हवाई जहाज ने उड़ान भर ली थी। बच्ची को नींद आ रही थी, किंतु वह सही ढंग से स्वयं को सुव्यवस्थित नहीं कर पा रही थी, अतः कुनमुनाती हुई इधर से उधर पासे पलट रही थी। मैंने सोते हुए बच्ची का सिर सायास अपनी गोद में रख लिया। थोड़ी देर में वह गहरी नींद में सो गई। मैं कुछ देर तक बच्ची का सिर वात्सल्य से सहलाती रही, फिर पास रखे कंबल को उसके नन्हे से बदन पर डाल दिया। वह फिर कुनमुनाई। मैं धीरे धीरे उसे थपकने लगा। युवक मेरी सहज प्रक्रिया से असहज हो उठा। तभी तो उसने कहा, आपके अंदर इतनी ममता है, पल भर में कितना स्नेह हो गया है आपको मेरी बेटी से। सो तो है, आपकी बेटी बहुत ही चित्ताकर्षक एवं गुड़िया सी प्यारी है। इससे अनायास ही स्नेह हो जाना स्वाभाविक है। आप दोनों मेरे सहयात्री हैं। हम थोड़ी देर के लिए एक दूसरे का सुख दुख तो बांट ही सकते हैं। मैं धार्मिक नहीं हूँ, किंतु सद्भावना को मैं मानव अथवा किसी भी धर्म का पहला पाठ मानती हूँ। मैं अपनी माता का एकमात्र पुत्र संतान हूँ। मेरी माता रिचमंड प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में संस्कृत की अध्यापिका होने के साथ ही समाज सेविका भी है। भारतीय एवं ब्रिटानिया दोनों ही समाज में उनका बहुत सम्मान है। उनके आदर्श, उनके विचार हमारे समाज में अनुकरणीय हैं, किंतु जब बात उनके अपने बेटे पर आई, तब जैसे सारे आदर्श कपूर की तरह उड़ गए। कहते हुए युवक चुप होकर मानो अपने आप में ही लीन हो गया। मैं उसकी आवाज़ तथा होठों पर आए कंपन को अंदर तक महसूस करते हुए माँ बेटे के संबंध में सोचने। तभी बच्ची ने करवट बदली। मेरी और युवक की तंद्रा एक साथ टूटी। उसने बच्ची के पैरों पर कंबल डालते हुए प्यार से थपकी दी। तभी हवाई परिचारिका पेय रस से भरी ट्रॉली लेकर आ पहुंची। पूछने पर युवक ने केवल शीतल जल लिया और मैंने डाइट कोक। युवक परिष्कृत हिंदी में बातचीत कर रहा था। वैसे अधिकांश लंदन वासी युवक युवतियां अंग्रेजी अथवा अंग्रेजी मिश्रित हिंदी ही बोलते हैं। मुझे युवक से वार्तालाप करना अच्छा लग रहा था। मैंने किताब बंद करके हैंड बैग में रख दी। वह बोला, अरे आपने तो किताब ही बंद कर दी, पढ़िए ना। मैंने संभवतः व्यवधान डाल दिया। अरे नहीं, मैंने कहा, किताब तो समय काटने के लिए यात्रा में साथ रखी जाती है। यदि सहयात्री रुचिपूर्ण मिल जाए तो पुस्तक तो कभी भी पढ़ी जा सकती है। तुम जैसे अभिरुचि वाला सहयात्री तो विरले ही मिलता है। अतः यह यात्रा तो मैं तुमसे वार्तालाप का आनंद उठाते हुए ही समाप्त करना चाहूँगी, यदि तुम्हें अरुचिकर न लगे। वाह, आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। मुझे भी आपसे बातचीत करने में सहजता का अनुभव हो रहा है। मैं बहुत दिनों से घुट रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुन सकेंगी और फिर घुटते हुए युवक समाज को भी समझ ही सकेंगे। तब हो सकता है जिस तनाव से मैं गुजर रहा हूँ वह शायद ढीला पड़ जाए। संकोच मत करो युवक, मैं एक अच्छी श्रोता और सहयात्री हूँ। कहते हुए मैंने उसकी ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, बात उन दिनों की है जब मैं मात्र 18 वर्ष का था। मेरी ए लेवल की परीक्षा 2-3 दिनों पहले ही समाप्त हुई थी। परीक्षा के पश्चात खालीपन एवं पढ़ाई के एकांतवास के बंधन से मुक्त होने का एहसास मुझ पर हावी हो रहा था। माँ ने हमारी मॉरिशस की छुट्टियां बुक कर दी थी। हमें अगले सप्ताह जाना था। मुझ में उत्तेजना एवं अधीरता व्याप्त। जून का अंतिम सप्ताह था। उस दिन मेरी नींद सुबह 4:30 बजे ही खुल गई। बिस्तर पर करवटें बदलने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नींद दोबारा नहीं आ सकती थी। सुबह हो चुकी थी। सूरज नहीं निकला था। आकाश पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर पहले वर्षा हो चुकी थी। रिचमंड पार्क की वह सड़क जहां हम रहते हैं, पश्चिमी लंदन की एक सुंदर सड़क है। मेरे शयन कक्ष की खिड़की से रिचमंड पार्क और उसकी दूर दूर तक फैली हरियाली दिखाई देती है। मैं कमरे में रुक न सका, भ्रमण के लिए निकल पड़ा। हवा में नमी और ताजगी थी। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं जॉगिंग करता हुआ रिचमंड पार्क के उस हिस्से में निकल पड़ा जहां पर हिरणों के झुंड उन्मुक्त विचरण कर रहे थे। आज
सब कुछ अति विचित्र एवं रमणीय लग रहा था। मैं मानो किसी के निमंत्रण पर सम्मोहित सा चलता चला जा रहा था। तभी किसी ने पीछे से आवाज़ दी, हाय अजनबी, तुम किसकी इजाज़त से यहाँ चलते चले आ रहे हो? मेरी तंद्रा टूटी, किंतु कहीं कोई नज़र नहीं आया। मैं चकित सा इधर उधर देख ही रहा था कि तभी वीपिंग विलो की झरने सी गिरती गोलाकार लड़कियों के पीछे आंखें बंद किए, मात्र कटी वस्त्र एवं कंचुकी पहने नटराज की ध्यान मुद्रा में खड़ी एक रूपसी दिखी। हाय कहते हुए मैंने वीपिंग विलो के लड़कियों के बीच रास्ता बनाते हुए अंदर प्रवेश किया। वह आंख बंद किए नटराज की ध्यान मुद्रा में मूर्तिवत खड़ी थी। अद्भुत दृश्य था। विशाल विलो वृक्ष की गोलाकार लड़ियों सी लटकती लचीली डालियों ने मानो इस सुंदरी को बंदी बना रखा हो। मैं अभी कुछ कहने के लिए खुद को व्यवस्थित कर ही रहा था कि उसने मुद्रा बदल ली। अब वह शीर्षासन की मुद्रा में थी। तनिक देर उसने स्वयं को स्थिर किया, फिर वह हाथों पर चलती हुई मेरे पास आई। मैं खड़ा नहीं रह सका और वह ही धरती पर पालती मारकर बैठ गया। शीर्षासन मुद्रा में ही वह मुझसे बोली, क्या तुमने कभी योगा किया है? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वह हल्की सी हंसी। थोड़ी देर में वह शीर्षासन में खड़ी रही, फिर चक्रासन में आकर पद्मासन की मुद्रा में बैठते हुए उसने मुझे वैसा ही करने का आदेश दिया। मैं यंत्रवत उसके आदेश का पालन करता रहा। भूमि पर बैठकर उस सुंदरी के साथ प्राणायाम का आनंद सुख विचित्र था। योगाभ्यास के पश्चात उसने सहज चपलता के साथ मुझसे कहा, 11 वर्ष की साधना के बाद आज मेरा प्रथम प्रदर्शन ट्रिपीज पर है। क्या आज शाम तुम शो देखने आ सकोगे? यदि आओ तो प्रवेश द्वार के पास पहली सीट पर बैठना, वहीं से मेरा प्रवेश है। आओगे ना मित्र? उसने मित्र शब्द कुछ इस तरह से उच्चारित किया कि मेरे देह में फैले सारे स्नायु तंत्र रसपूर्ण युवा उत्तेजना से झंझना उठे। इतने आत्मीय एवं अद्भुत निमंत्रण को मैं भला कैसे अस्वीकार कर सकता था? मैंने उससे हाथ मिलाते हुए सकारात्मकता में सिर हिलाया। दिन भर मैं अत्यंत अधीर रहा। माँ मेरी उत्तेजना एवं अधीरता को कौतूहल से देख रही थी। एक दो बार उन्होंने मुझसे वार्तालाप करने का सायास प्रयास भी किया, किंतु मैं उन्हें टाल गया। केवल इतना ही कहा, शाम को सर्कस देखने जाना चाहता हूँ। उन्होंने स्वीकृति स्वरूप मेरा जेब खर्च मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं यथा संभव समय से सर्कस शुरू होने से पहले ही प्रवेश द्वार के पास बैठा अधीरता से उसकी प्रतीक्षा करता रहा। वह प्रवेश द्वार से कब गुजर गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तो उसे तब देखा जब वह एकाग्रचित्त उस तनी हुई रस्सी पर चल रही थी। उसके हाथ में संतुलन के लिए कोई उपकरण नहीं था। वह मायावी कभी रस्सियों पर गोल घूम जाती, कभी लंबी छलांग लगाकर वापस रस्सी पर खड़ी हो जाती। मेरे मुख से तो तब चीख निकल गई जब वह ट्रपीज पर तेजी से झूलती हुई हवा में कलाबाजियां लगाती नीचे तनी हुई रस्सी पर खड़ी हो चक्राकार घूमने लगी। मैं भयाक्रांत आंखें नीचे बैठा रहा। लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और वह नटनी सबके प्रणाम झुक झुक कर बटोर रही थी। लोग प्रसन्न हो उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। अचानक कार्नेशन का एक पुष्प मेरी गोदी में आ गिरा। मुझे अनुभूति हुई कि वह मेरी उपस्थिति से रात को मैं उत्तेजनावश सो न सका। अगले दिन हम प्रकृति की गोद में संसार के समस्त बंधनों से मुक्त एक दूसरे के आंतरिक संसार में प्रवेश कर चुके थे। दोनों के अंतःतल में पूर्णता, परितृप्ति एवं चरमानंद की अनुभूति हो रही थी। वह पुलकित कोमल लता सी मेरे देह वृक्ष से लिपटी असीम सुख का अनुभव कर रही थी। मेरे अंदर आदिम पुरुष के अहंकार का स्वामित्व भाव उमड़ रहा था। मैंने उसकी घनी काली पलकों के अंदर अलसाए अधखुली आंखों में झांकते हुए कहा, एक दिन मैं तुम्हें वर ले जाऊंगा और फिर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वर्ण तो मैं तुम्हारा कर ही चुकी हूँ और तुम मुझे वर भी दे चुके हो, किंतु मैं उन्मुक्त पक्षी हूँ। आकाश में ऊंचे ऊंचे बहुत ऊंचे उड़ना चाहती हूँ। कहते हुए उसने अपने सुडौल सुंदर बाहों को पंखों की तरह फैलाया और कुछ देर में उन्मादनी चिड़िया सी गोरे गोरे लाल फल के फांक सी खूबसूरत एड़ियों और पंजों पर फुदकती रही। तभी उसने शाम के प्रदर्शन का निमंत्रण दिया। संध्या काल नट प्रदर्शन देखने अवश्य आना।
मैं प्रतीक्षा करूंगी। आओगे ना? उसकी आंखों में परिपूर्ति की शिथिलता और असीम सुख की अनुभूति की आर्द्रता थी। मेरे अंग अंग में उत्तेजना व्याप्त थी। अतीव तृप्ति के क्षण का निर्माण कर चुकने के पश्चात भी मेरे अंतःतल में अनवरत अतृप्ति एवं उत्कंठ दाह का बोध था। वह बोली, मैं चिड़िया हूँ, उन्मुक्त आकाश में उड़ना चाहती हूँ। उस रात सर्कस का अंतिम प्रदर्शन था। भोर होते ही उनका प्रस्थान था। उस रात मैं सर्कस देखने नहीं जा सका। माँ अस्वस्थ हो गई थी। वह अपने कैरवान में बैठ चुकी थी। मुझे आता देख वह तेजी से नीचे उतर पड़ी। उसकी रत्नारी आंखें रक्ताभ थीं। धनुषाकार काली भौं को छूती हुई लंबी घनी पलकें गीली थीं। तेज वर्षा हो रही थी। संभवतः यहीं इसी समय अगले वर्ष भेंट होगी, ऐसा वह बोली। 2 महीने बाद मैं MBBS की पढ़ाई करने कैम्ब्रिज चला आया। वह मेरे मन मानस पर छाई रही। परिवेश एवं समय के अनुसार बहुत से मित्र बने, किंतु किसी से वह भावनात्मक संबंध नहीं बन पाया जो उस रूपसी नटनी के साथ प्राणायाम करते हुए बना था। मेरे सभी मित्रों की अपनी विशेष महिला मित्र थीं। सप्ताहांत अथवा अर्धरात्रि के आनंदोत्सव के पश्चात सभी अपनी अपनी महिला मित्रों के साथ शयन करते। मुझे भी निमंत्रण मिलता, किंतु मुझे कोई आकर्षित नहीं कर पाती। छुट्टियों में घर आया। इस वर्ष भी कॉमन में सर्कस लगा था, किंतु वह वहाँ नहीं थी। पता चला उसने सर्कस में काम करना छोड़ दिया है। कोई भी उसका पता नहीं बता सका। मैं विचलित था, दुखी था, किंतु मेरा मन कहता वह मुझे भूल नहीं सकती। 2 वर्ष पश्चात अचानक वह मुझसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के यूनियन ऑफिस में मिली। उसके चेहरे पर वही भुवन मोहनी मुस्कुराहट थी, बड़ी ही सहज, बड़ी ही सरल। कई दिनों से यहीं डोल रही हूँ, तुम्हारा पता ही नहीं लग रहा था। तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी माँ से पता चला तुम कैम्ब्रिज मेडिकल कॉलेज में हो। कहते हुए वह थोड़ा सा रुकी, फिर बोली, शाम को नौका तट पर मिलोगे? मुझे तुमसे कुछ आवश्यक बातें करनी हैं। हर्ष के अतिरेक में मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था। नौका विहार करोगी मेरे साथ? मैंने उत्फुल्ल होकर के कहा। आवश्यक बातों के पश्चात उसने कहा, आवश्यक बातें तो हम अभी कर लेते हैं। मैं अपनी कक्षाएं बंक कर देता हूँ। मैंने सरस हाव भाव के साथ कहा, नहीं, शिक्षा एक तपस्या है, पूजा है, आराधना है। उसको कभी भी खंडित नहीं करना, ऐसा मुझे हाँ, नृत्य एवं योगाभ्यास की शिक्षा मैंने शंभू महाराज से ली थी तथा ट्रेपीजियम नंदलाल नटवर जी के संरक्षण में। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शिक्षा में कोई व्यवधान पड़े। 4 बजे नौका तट पर मिलेंगे। कहती हुई वह सायास हंसती हुई खड़ी हो गई। अनायास ही उसने घास का एक तिनका तोड़कर दांतों से दबाया, फिर उसे उंगलियों से सीधा करती हुई मेरी आंखों में देखते हुए बोली, उस दिन मैंने तुम्हारा वरण अपनी इच्छा से किया था। मैंने तुम्हारी कामना की थी। संभवतः वह स्वाति नक्षत्र था। तुम्हारी पुत्री अब 1 वर्ष की हो चुकी। अपने पुरुषत्व का प्रमाण पा मैं उत्फुल्ल आवेग में था, किंतु क्षण भर बाद मुझे वस्तु स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। मैं अभी स्वयं को संतुलित भी नहीं कर पाया था। वह गुरु गंभीर शब्दों में बोली, नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकती। मैं मुक्त रहना चाहती हूँ। मेरी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। मैं नटनी हूँ, पक्षी की तरह खुले आकाश में उड़ना चाहती हूँ। ओह, अब क्या होगा? मेरी पुत्री कहाँ है? मैं उसे कब देख सकूँगा? उसका भरण पोषण कैसे होगा? हर्ष एवं उत्तेजना मुझ में परिव्याप्त थी। मैं केवल वर्तमान सुख देख रहा था। उसे किन विसंगतियों, असुविधाओं एवं संकटों से गुजरना पड़ा होगा, इसकी मुझे कोई संवेदना नहीं थी। मुझ में केवल पुरुष होने का दम्भ था, परिपक्वता। हवा के रुकने पर उसने आर्द्र नेत्रों से मुझे देखा, फिर बोली, देखोगे? किंतु अभी नहीं, और भी बहुत सी बातें करनी है मुझे। तुम अभी छात्र हो, पिता होकर भी पुत्री का भार वहन नहीं कर सकते हो। मेरा पुरुषत्व आहत हो गया। वह कहती रही, तुम्हारे स्वयं के शिक्षा दीक्षा का भार तुम्हारी माता वहन करती रही हैं। अभी तुम्हें अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है, किंतु मैं अपनी संतान को पितृ स्नेह से वंचित नहीं करना चाहती हूँ। स्वतंत्र रहकर ही मैं नट साधना कर सकती हूँ।
5 वर्ष पश्चात जब तुम्हारी शिक्षा समापन पर होगी और तुम्हारी पुत्री का शिक्षण कार्य आरंभ होगा, तब तुम्हें उसे अपने संरक्षण में ले लेना होगा। उसकी शिक्षा, दीक्षा, संस्कार एवं संस्कृति के संवाहक तुम होगे। यह कहते हुए वह भरे गले से बोली, और यदि अपनी संतान के प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी अनिश्चय अथवा संदेह है तो तुम निसंकोच मुझसे कहो। हमारी पुत्री एक दैविक संयोग है। इस संयोग को मैं परिभाषित नहीं कर सकती हूँ, अपनी संतान को अनचाही भी नहीं कह सकती हूँ। वह किशोरावस्था में प्रथम दृष्टि के प्रेम, कौतूहल तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति में मेरी आस्था की प्रतीक है। संभवतः प्रकृति ने मेरे जीवन के अत्यंत पुनीत एवं सुंदरतम क्षण को सजीव करने के लिए तुम्हें ही निमित्त बनाया था। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षाएं मेरी मजबूरी हैं, फिर भी मैं वचनबद्ध भी हूँ। मैं 1 माह पश्चात तुमसे यहीं पर इसी समय मिलूंगी। और मेरे माथे पर अपना स्नेह सिक्त चुंबन देकर वह चली गई। मैं किन कर्तव्य विमूढ़ सिर से पांव तक संवेदनाओं से तरल उसे रोक भी न सका। हम दोनों को सृजन के माध्यम से एक सूत्र में पिरो दिया था। मैं पुत्री का पिता और वह माता। जन्मदायिनी की सारी पीड़ा को उसने अकेले ही झेला। वह भली भांति जानती थी कि देह सुख के अतिरिक्त मेरे पास और कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं तो स्वयं अपनी माँ पर आश्रित था। भला उसे कैसे कोई संबल दे सकता था। संभवतः वह मेरे भारतीय परिवेश तथा परिवार के पारंपरिक मूल्यों से अनजान नहीं थी। अब मैं क्या करूं? विचित्र परिस्थिति थी। मैं वयस्क था। सारे बंधनों को तोड़ माँ की अनुमति के बिना मैं उससे विवाह कर सकता था, किंतु वह विवाह के लिए तैयार ही नहीं थी। उसकी अपनी विवशताएं थीं, महत्वाकांक्षाएं थीं, किंतु इन सब के बीच त्रिशंकु सी लटकी हुई थी हमारी निर्दोष संतान। मैं विचित्र मना स्थिति में था। माँ को यह सब बताना आसान न था। माँ उदार है, बुद्धिमती है, समाज सेविका है, किंतु उनका परिवेश एवं संस्कार अनुदार हैं। वह इस प्रकार के शारीरिक संबंध को अनैतिक एवं वर्ज्य मानती है। स्थिति विषम थी। मेरा अंतर पीड़ा से झंझना रहा था। सामंजस्य की कोई राह समझ में नहीं आ रही थी। माँ भी भला कैसे अपने एकमात्र अविवाहित पुत्र की अवैध पुत्री को स्वीकार कर सकती थी। समाज में उनका आदर सम्मान था, उनके लिए आत्महत्या सा था। अत्यंत विषम परिस्थिति थी। मेरा मन वाचाल हो उठा। मेरी त्रासदी का कारण था मेरा दोहरा समाज, जिसमें मैं जुड़ा हुआ था। मेरे ट्यूटर मेरी ओर से चिंतित हो उठे। मेरी पढ़ाई पर से मेरे व्यक्तिगत जीवन में हो रहे द्वंद्व का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। मैं उस दायित्व को ओढ़ना चाह रहा था, किंतु जिसके योग्य मैं अभी नहीं था। अनजाने ही सही, किंतु थी तो वह मेरी ही संतान, और मैं उसे अपने संरक्षण में लेने के लिए आतुर भी था। किंतु परिस्थितियाँ मेरी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह अंकित कर रही थीं। मेरा पुरुषत्व ही नहीं, मेरा व्यक्तित्व भी घुट रहा था। मैं दोहरे समाज का सदस्य, दोहरे मूल्यों में जी। इस बीच मैंने अपने मित्रों एवं ट्यूटर्स को अपनी व्यक्तिगत समस्या तथा जीवन में हुए परिवर्तन से परिचित करा दिया। धीरे धीरे मेरे ट्यूटर्स तथा मित्रों ने मेरी पुत्री को स्वीकार कर लिया था। वह भी सबसे परिचित होती जा रही थी। मैं भी कुछ अंशों तक सहज हो चुका था, किंतु माँ को कुछ भी बताने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। कार्यभार के कारण मैं माँ से मिलना भी मेरा कम ही होता जा रहा था। प्रति माह एक नियत दिन वह रूपसी मुझसे दूरभाष पर संपर्क कर पुत्री से मेरा स्नेह संबंध विकसित करने के लिए उसे मेरे संरक्षण में छोड़ स्वयं अभ्यास के लिए चली जाती। पुत्री के साथ मेरे संबंध दिनों दिन स्नेह सिक्त एवं दृढ़ होते जा रहे थे। बच्ची अपने बदलते परिवेश को बड़ी सहजता से स्वीकार करती जा रही। समय का अश्व रुकता नहीं है, तीव्र गति से दौड़ता है। मेरी MBBS की पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी। मैं हाउस जॉब कर रहा था। मेरी पुत्री 4 वर्ष की हो चुकी थी। धीरे धीरे वह समय भी निकट आता जा रहा था जब मेरी पुत्री पूर्ण रूप से मेरे संरक्षण में आने वाली थी। इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तो तैयार था, किंतु स्थूल रूप से नहीं। माँ की अभिलाषा थी कि मैं सर्जरी रिचमंड पार्क में ही खोलूं, ताकि हम दोनों साथ रह सकें। किंतु मेरी बेटी जो अब मेरे संरक्षण में आने वाली थी, उसका क्या होगा, यह चिंता अधिक थी।
क्या माँ और उसका समाज उसे स्वीकार कर सकेगा? इस विकट स्थिति से मैं माँ को कैसे अवगत कराऊं? एक जलता हुआ बृहद प्रश्न चिन्ह मेरे सामने खड़ा था और मैं उसमें झुलस रहा था। क्रिसमस की छुट्टियां हुई, मैं घर नहीं गया। मेरे क्लिनिकल्स चल रहे थे। अक्सर रात को अस्पताल में ड्यूटी होती। माँ को मेरी व्यस्तता एवं कठिन जीवन का आभास था, अतः मेरे मना करने पर भी वह अपने सारे आवश्यक कार्यों को छोड़ मुझे सुविधा देने के लिए कैम्ब्रिज आ गई, ताकि मैं अपना कार्य व्यवस्थित रूप से कर सकूं। इधर कुछ ही दिनों में मेरी पुत्री मेरे संरक्षण में आने वाली थी। योजना यह थी कि इस वर्ष के प्रथम चरण में वह मेरे साथ 2-3 सप्ताह व्यतीत करेगी, फिर शरद ऋतु की छुट्टियों में 1 सप्ताह, तत्पश्चात ईस्टर की छुट्टियों में पूरा मास, और फिर वह सदा के लिए मेरे पास रहने के लिए आ जाएगी। माँ के स्नेहसिक्त स्पर्श से प्रेरित होकर मैंने कहा, माँ, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, किंतु विचलित हो जाता हूँ। मेरा पुत्र और विचलित? ऐसा नहीं हो सकता। वही तो माँ, मैंने स्वयं को संयत करते हुए कहा। तुम्हारे इस अविवाहित पुत्र के 4 वर्षीय पुत्री है। कहते हुए मैं तकिए का सहारा लेकर उठ बैठा और होने वाले विस्फोट के लिए स्वयं को तैयार करने लगा। माँ ने अपने कानों को दोनों हाथों से दबाते हुए, सिर को तेजी से झटकते हुए तीव्र स्वर में कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना विवाह के संतान? कब? कैसे? इतना अन्याय, इतना बड़ा धोखा! क्या प्रमाण है कि वह तुम्हारी ही पुत्री है? ऐसी हास्यास्पद बातें नहीं करते। माँ उत्तेजना से अस्वस्थ होती। उनके रक्ताभ नेत्र और होठों के कोर पर आए कंपन से लगा कि उनका रक्तचाप बढ़ गया है और वह अचेत हो जाएंगी। माँ, मैं जानता हूँ कि वह मेरी पुत्री है। मैं उसे स्वीकार कर चुका हूँ। अभी वह अपनी माँ के साथ रहती है, किंतु सप्ताहांत तक वह मेरे सानिध्य में व्यतीत करती है। हमारा संबंध स्नेहमय और सुदृढ़ है। अगले सप्ताह से वह सदा के लिए मेरे साथ रहने आ रही है। ओह, क्यों मेरे मूर्ख पुत्र, क्यों ऐसी बातें कहीं ऐसे ही स्वीकार की जाती हैं? क्या तुमने डीएनए कराया? अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है? अवश्य किसी ने तुम्हें छला है। तुम अभी छात्र हो। तुम्हारा धर्म केवल शिक्षा ग्रहण करना है। तुम समर्थ नहीं हो। पत्नी और पुत्री का भार कैसे वहन करोगे? वह कौन है? अवश्य कोई धूर्त और चालाक बाजारू औरत होगी, जो मेरे विशाल संपत्ति के उत्तराधिकारी एकमात्र पुत्र को अपने जाल में फंसाना चाहती है। नहीं माँ, नहीं। वह संस्कार युक्त उच्च कोटि की महत्वाकांक्षी कलाकार है, जो भारतीय संस्कृति एवं परिवेश का आदर करती है। उसकी जीवन शैली में विवाह का स्थान केवल इसलिए नहीं है कि उसका कार्य जोखिम से भरा हुआ है। उसे सदा देश विदेश की यात्राएं करनी होती हैं। नहीं नहीं, न तो तुम्हारा कोई दायित्व है, न ही तुम वचनबद्ध हो। और भला उसके पास इसका कोई प्रमाण है कि तुम्हारी संतान है? संतान का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा सब कुछ माता का दायित्व होता है, पिता का नहीं। वह अवश्य कोई अत्यंत तुच्छ और संस्कार विहीन स्त्री होगी, जिसे अपनी संतान से ऐसी स्त्री की महत्वाकांक्षा के लिए तुम अपना जीवन होम करोगे? नहीं नहीं, यह सब नहीं हो सकता। बच्चे को किसी अनाथालय में दे दो, या उससे कहो उसे फोस्टर पेरेंट्स के पास रख दे। जो भी पैसा उसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। अवैध संतान के साथ भला तुमसे कौन लड़की विवाह करेगी? यह सब करने से पहले क्या तुमने सोचा नहीं था? नहीं सोचा था माँ। वह बस एक क्षणिक अति सुखद दैविक संयोग था, कहीं कोई योजना नहीं थी। हम एक दूसरे से परिचित भी नहीं थे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। मेरी माँ की तरह वह भी मानव थी। वह भ्रूण हत्या भी कर सकती थी, पर उसकी भी संवेदनाएं थीं, उसकी भी महत्वाकांक्षाएं थीं। मेरे जीवन को संवारने के लिए उसने अपने जीवन के अमूल्य 5 वर्षों की आहुति दी थी, जो माँ की समझ से परे थी। मैं उसे समझाना चाह रहा था। माँ अब समाज सुधारक है। बच्चों से आपको विशेष स्नेह है। आपने न जाने कितने अनाथ बच्चों की जीवन दिशा दी है। आपसे एक विनती है, मात्र मानवता के नाते इसे आप अपनी पौत्री को स्वीकार कर उसे अपना संरक्षण एवं ममता दीजिए। मैं आपकी पौत्री को अनाथ आश्रम अथवा फॉस्टर पेरेंट्स को नहीं दे सकता। मैं उसका जन्मदाता हूँ। वह मेरी संतान है। वह मेरा रक्त है, आपका रक्त है। हमारा संरक्षण उसका अधिकार। माँ मूक सी, असहाय सी मुझे केवल देखती रहीं।
आंखों में आए आंसुओं को पीती हुई संयत स्वर में बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। माँ, मेरी बच्ची मेरे साथ रहेगी। वह बच्ची निर्दोष है, असमर्थ है। उसको संसार में मैं लाया हूँ, मैं ही वह वृक्ष हूँ। मेरी विनती का माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल पथराई आंखों से मुझे देखती रही, फिर अपने शयन कक्ष में चली। उस दिन के बाद से माँ से मेरा कोई वार्तालाप नहीं हुआ। वातावरण बोझिल हो उठा। घर में मृत्यु का सा भयानक सन्नाटा छा गया। मैं किसी प्रकार कोई और समझौता करने की स्थिति में नहीं था। मैं वचनबद्ध था। मेरी बेटी मेरे जीवन का अंग बन चुकी थी। माँ किसी प्रकार सामान्य नहीं हो पा रही थी। वह असहिष्णु एवं संवेदनहीन हो गई थी। उनके सारे आदर्श जाने कहाँ खो गए थे। मैं उस सत्य को नहीं नकार सका जिसका प्रमाण मैं स्वयं था। माँ ने मुझे न्याय करना सिखाया। मैं कैसे अन्यायी बन जाऊं? उन्होंने मुझे स्त्री जाति के साथ सदियों से हुए अत्याचार से अवगत कराया। माँ के साथ मैं भी सती प्रथा, तंदूर कांड और दहेज के लिए जलाई गई औरतों के दुर्भाग्य पर बचपन में उनके साथ रोया था। 2 सप्ताह के बाद मेरी पुत्री 1 मास के लिए घर आ रही थी। मैंने माँ को जब अवगत किया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं मन ही मन चिंतित था, विकल था। संभवतः जीवन में पहली बार अपराध बोध की भावना से ग्रसित हुआ। मेरी संतान पहली बार अपनी पितामही से मिलने आ रही है। अनजाने ही कहीं उसके बाल सुलभ मन में कोई गांठ न बन जाए। मैं बहुत सावधान था। मेरी विशाल हृदय समाज सेविका माँ स्नेह की प्रतिमूर्ति होते हुए भी एक ऐसे समाज की इकाई थी जो केवल मानवता के गीत गाती हैं, आडंबर दिखाती हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतारती। नियत समय पर वह पुत्री को लेकर घर आई। मैंने द्वार खोला। माँ पास खड़ी थी। उनकी गंभीर मुखाकृति देख वह संकुचित सी पुत्री को मेरी गोद में देकर द्वार पर से ही लौट गई। माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उनकी तरसता पर मैं पुत्री को लेकर ऊपर अपने कमरे में चला आया। वह मेरे साथ खेलती रही। 1 मास के लिए आई पुत्री को मैं रात होने से पूर्व उसे उसकी माँ के पास बुझे मन से छोड़ आया। कितना लाचार और विवश था मैं उस दिन। मेरी पुत्री वस्तु स्थिति की असमानता को समझ तो नहीं पा रही थी, किंतु महसूस कर रही थी। 3-4 सप्ताह पश्चात माँ एक दिन फिर मेरे शयन कक्ष में आई और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। प्रणाम कर मैं भी उनके पास पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। पुत्र, तुम वयस्क हो चुके हो, अपने निर्णय स्वयं ले सकते हो। मेरी आवश्यकता तुम्हें नहीं है। मैं कल सुबह लौट जाऊंगी। ओ नहीं नहीं माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरे जीवन में केवल आप और मेरी पुत्री है और कोई नहीं। मेरी पुत्री आपकी पौत्री है, आपकी पौत्री। आप मेरी जीवनदायिनी हैं और मैं आपकी पौत्री का जन्मदाता। पुत्र, प्रयास करो, तुम अपनी संतान के जन्मदायिनी से विवाह कर लो और सुख से रहो। नहीं माँ, यह नहीं हो सकता। आप जानती हैं हमारा विवाह नहीं हो सकता। मुझे और मेरी संतान को आपकी आवश्यकता है। आपकी पौत्री का जन्म एक दैविक संयोग था। इसकी माँ से अब मेरा कोई शारीरिक संबंध नहीं है। हम दोनों केवल कर्तव्य बोध से बंधे हैं। मेरे जीवन में विवाह का कोई औचित्य नहीं है। आपकी छत्र छाया में रहकर अपनी संतान को सुरक्षित भविष्य देना मेरी एकमात्र अभिलाषा है। माँ कुछ नहीं बोली, वह उत्तेजित भी नहीं हुई। उन्होंने केवल मौन धारण कर लिया है। मेरी पुत्री को उनका संरक्षण और वात्सल्य अभी तक नहीं मिला है। विमान बुखारेस्ट पहुंच चुका था। मुझे अभी आगे भारत जाना था। उसने सोती हुई पुत्री को अत्यंत सावधानी से गोद में लेते हुए कहा, आपने जो वात्सल्य और ममता मेरी पुत्री को इस छोटी सी मुलाकात में दी है, वह मैं आजीवन नहीं भूलूंगा। काश हमारे समाज की मनोवृत्ति इतनी संकीर्ण न होती तो हम इतने असहिष्णु न होते। आपके वात्सल्य, ममता तथा स्नेह ने मुझे आश्वस्त दी है। अच्छा विदा मेरी सहयात्री। कहते हुए मुझे विचार मग्न छोड़ वह विमान द्वार से बाहर प्रस्थान कर गया। कथा सुनने के लिए सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।